दोस्तों, दुनिया के अंदर न कोई ऐसा घर है, न कोई ऐसा परिवार है जिस परिवार के अंदर छोटे मोटे झगड़े ना होते हो। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि परिवार में झगड़ों कलहों की वजह से इंसान अपना घर ही छोड़ दे। आज की कहानी के अंदर एक महिला घर के छोटे मोटे कलेश की वजह से अपना घर छोड़ देती है, जिसकी वजह से कुछ ऐसा होता है कि महिला एक ऐसे रास्ते पर चली जाती है जिसकी वजह से उस महिला की जो आगे आने वाली ज़िंदगी है वो तमाम ज़िंदगी शायद सलाखों के पीछे गुजरे। और इसका सबसे बड़ा असर अगर किसी के ऊपर पड़ता है तो वो उसकी 9 साल की बच्ची के ऊपर पड़ता है। ज़रा सोचिए दोस्तों, वो 9 साल की बच्ची अब अनाथों की तरह ज़िंदगी गुजारेगी। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करें अगर हम आज की इस कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह लगती है बिजनौर। और इसी बिजनौर के अंतर्गत एक थाना आता है, नगीना देहात थाना। और ये जो नगीना देहात थाना है, इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जुलाहापुर। और इसी जुलाहापुर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ 29 अप्रैल साल 2026 के सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास का समय था। इसी जुलाहापुर में रहने वाली कुछ महिलाएं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब थीं, जंगल में अक्सर लकड़ी लेने के लिए जाया करती थीं। और आज 29 अप्रैल साल 2026 को भी ये महिलाएं जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई हुई थी। लेकिन जैसे ही ये महिलाएं जंगल में लकड़ी काटने के लिए पहुंचती हैं तो झाड़ियों के बीच कुछ ऐसा देखती हैं जिसे देखने के बाद में इनकी चीखें निकल जाती हैं। दरअसल इन झाड़ियों के अंदर किसी लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। देखने से ही ऐसा लग रहा था कि जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल के आसपास होगी। लिहाजा इस बात की सूचना तुरंत गांव के अंदर पहुंच जाती है। अब गांव के अंदर सूचना पहुंचती है, गांव के लोग भारी तादाद में, भारी संख्या में जंगल के उस रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं जहां पर वो महिलाएं चीख चीख कर बता रही थी कि यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। एक परिवार भी पहुंचता है, जिस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं, इनका नाम है विनय कुमार। विनय कुमार जिनकी पत्नी होती है सरोजा देवी, ये लोग भी पहुंचते हैं। और वहां पर जाने के बाद में जब डेड बॉडी को देखते हैं तो दहाड़े मार मार कर रोने लग जाते हैं, क्योंकि डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है। इस लड़के का नाम अनुज कुमार था, जिसकी उम्र लगभग 20-22 साल के आसपास रही होगी, जो कि BA सेकेंड ईयर का छात्र था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस को भी ये बात बताई जाती है, पुलिस को खबर पहुंचाई जाती है। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंचती है और डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी के साथ में समीक्षा करती है। लेकिन इधर जो अनुज कुमार की माँ होती है, जिनका नाम होता है सरोजा देवी, वो अपने बेटे की डेड बॉडी को देखकर ज़ारों कतार रो रही थी। और वहाँ पर ऐसा कोई भी शख्स मौजूद नहीं था जो उनकी बातों सुनकर, उनके रोने की आवाज़ सुनकर जिसका दिल न बैठ गया हो। बहरहाल दोस्तों, वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सरोजा देवी को समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन एक माँ है जिसके जवान बेटे को बड़े ही बेरहमी के साथ में कत्ल कर दिया, उसके गम का अंदाज़ा शायद ही कोई लगा पाए। लिहाजा वहाँ पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे वो डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं और उसके बाद में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। इधर सवाल यह था कि आखिरकार इस अनुज कुमार की हत्या कौन और किस लिए करेगा। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वहाँ पर मौजूद अनुज कुमार की जो माँ सरोजा देवी होती हैं, सबसे पहले उनसे ही पूछताछ करती है। उनसे पूछती है, क्या तुम्हें किसी के ऊपर कोई डाउट, कोई शक, कोई ऐसा जिस पे तुम शक करती हो, कोई ऐसा जो हत्या कर सकता है? तो जो सरोजा देवी होती है वो कहती है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। मेरे बेटे की हत्या किसने की होगी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब पुलिस वाले सरोजा देवी से पूछते हैं कि बताओ वो कौन है। उसके बाद में सरोजा देवी कहती है कि साहब, मेरा जो बेटा है, इसका एक महिला जिसका नाम शोभा रानी है, उसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है, उसी महिला से इसका अफेयर चल रहा था और उसी के साथ में ये लिव इन में रह रहा था, जिसके पति का नाम सत्येंद्र है, जो कि किरतपुर थाना क्षेत्र के धनेड़ा गांव का रहने वाला है। और साहब, हो ना हो, मेरे बेटे की हत्या किसी और ने नहीं, शोभा रानी और उसके पति सत्येंद्र ने की है।
लिहाजा पुलिस वाले इन दोनों के ऊपर हत्या का केस दर्ज करते हैं और इस पूरे केस की तफ्तीश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब पुलिस इस केस के अंदर तफ्तीश कर रही थी तो पुलिस को जो सरोजा देवी हैं उनके बारे में ही कुछ अजीब सी बातें पता चलती हैं। दरअसल पुलिस को अपनी छानबीन में पता चलता है कि ये जो सरोजा देवी है ये खुद अपने पति विनय के साथ नहीं रह रही है, बल्कि इस सरोजा देवी ने एक नहीं बल्कि 3 शादियां कर रखी हैं, जिसमें इसका एक पति मुस्लिम समुदाय से है। अब ऐसे में पुलिस को सरोजा देवी के ऊपर ही डाउट होता है। पुलिस को ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि सरोजा देवी पुलिस से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा अब जो पुलिस वाले थे वो सरोजा देवी के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करते हैं। सरोजा देवी से पूछताछ भी की जाती है और इस छानबीन में, इस पूछताछ में लगभग 1 दिन का समय गुजर जाता है। और इस 1 दिन का समय गुजर जाने के बाद भी पुलिस को सरोजा देवी के अगेंस्ट में कोई भी सबूत नहीं मिलता है। अब पुलिस को भी ये यकीन हो जाता है कि शायद सरोजा देवी ने अपने बेटे का कत्ल नहीं किया है। अब चूंकि सरोजा देवी ने शोभा रानी, जिसकी उम्र 32 साल, उसके पति सत्येंद्र, इन दोनों के ऊपर हत्या का केस दर्ज कराया था, इसलिए पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो अब शोभा रानी से पूछताछ कर लेते हैं। लिहाजा उसके बाद में पुलिस की जो टीम थी ये किरतपुर थाना क्षेत्र के धनेड़ा गांव पहुंचती है और वहां पर पहुंचने के बाद में इस शोभा रानी को उठाकर पुलिस थाने लेके आ जाती है। शोभा रानी को जब पुलिस थाने लेके आया जाता है, शुरुआत में जब इससे पूछताछ की जाती है तो शोभा रानी हर एक सवाल का जवाब बहुत ही परफेक्ट तरीके से दे रही थी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं बातें कुछ इस तरीके से मिसमैच होती हैं कि पुलिस का जो शक था अब शोभा रानी के ऊपर वो यकीन में बदल चुका था। इसलिए पुलिस वाले शोभा रानी के ऊपर थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं और महज थोड़ी सी सख्ती के अंदर ही जो शोभा रानी थी ये पुलिस के सामने टूटती है। और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाती है, उस कहानी को सुनाने के बाद में शोभा रानी कहती है कि हाँ साहब, अपने पति का कत्ल मैंने ही किया है। लेकिन साहब मैं क्या करती, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। अब शोभा रानी की इतनी बात कहना था कि पुलिस शोभा रानी से कहती है कि अच्छा ऐसी क्या वजह थी कि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था। तो शोभा रानी हत्या के पीछे के जो कारण, जो वजह बताती है, उसे सुनने के बाद में खुद अनुज की जो माँ होती है सरोजा देवी, उसको भी यकीन नहीं होता है। दरअसल शोभा रानी बताती है कि साल 2011 में जब उसकी शादी सत्येंद्र के साथ होती है, शोभा रानी सत्येंद्र के साथ में एक बेहतर जिंदगी बिता रही थी। वो खुश थी अपने पति के साथ। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरा। वक्त गुजरने के साथ में शोभा रानी को एक बेटी भी हो जाती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ में शोभा रानी के जो रिश्ते थे सत्येंद्र के साथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे थे। और इन्हीं लड़ाई झगड़ों से ऊब कर आखिरकार साल 2023 में शोभा रानी एक फैसला करती है। शोभा रानी फैसला करती है कि अब वो अपने पति के साथ एक पल भी नहीं रहेगी। उसके बाद में वो अपनी बेटी को अपने साथ लेती है और अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके में रहने लग जाती है। अब साल 2023 में शोभा रानी अपनी 9 साल की बच्ची को लेकर अपने मायके में रहने तो लगी थी, लेकिन यहाँ पर शोभा रानी के लिए मुश्किल ये थी कि वो अपनी बच्ची का भरण पोषण कैसे करेगी। तो इसके लिए कई बार वो शहर भी जाती। तो रास्ते में इसकी एक लड़के से हमेशा मुलाकात हुआ करती थी और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अनुज कुमार था। अनुज कुमार जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास थी, जो कि BA सेकेंड ईयर का छात्र था। अब अनुज कुमार जब शोभा देवी को देखता है तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। हालांकि अनुज कुमार को ये गुमान भी नहीं होता है कि शोभा देवी जो है, शोभा रानी, वो शादीशुदा है और उसको ये बात पता ही नहीं चलती है। हालांकि इस बात का नतीजा ये होता है कि साल 2024 आते आते शोभा रानी और अनुज कुमार, इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। पहले इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है और धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे की आदत लग जाती है। और अब जब एक बार इन दोनों के बीच में इस रिश्ते की शुरुआत हो जाती है, फिर उसके बाद में मिलना मिलाना शुरू होता है। मिलना मिलाना शुरू होता है, वो वाले जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते भी बनते हैं। लेकिन अब इन दोनों को लगता है कि ऐसे रोज़ रोज़ मिलकर आखिरकार कैसे चलेगा। उसके बाद में अनुज और शोभा रानी ये दोनों एक दूसरे के साथ में लिव इन में रहने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ में लिव इन में रहना शुरू करते हैं, शोभा रानी पुलिस को बताते हुए कहती है कि मुझे पता चलता है कि अनुज ठीक लड़का नहीं है, क्योंकि जब हम दोनों एक दूसरे के साथ में फिजिकल हुआ करते थे तो उस समय अनुज
कई बार मेरे वीडियो शूट कर लिया करता था। हालांकि मैंने अनुज से यह कहा कि अगर हम दोनों के बीच में ये वाले रिश्ते बन ही रहे हैं तो फिर आखिरकार इस तरीके की वीडियोस को शूट कर कर मोबाइल में रखने की ज़रूरत क्या है। तो अनुज शोभा रानी से कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी पहली मुलाकात की जो यादें हैं ये हमेशा हमारे पास कैद रहें, हमेशा हम इन यादों को देखकर अपने रिश्ते को समझ सकें। अच्छा, शोभा रानी को भी लगता है कि अनुज बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसके बाद में ज़िंदगी जो थी वो नॉर्मल पटरी पर चलने लगती है। लेकिन शोभा रानी आगे पुलिस को बताती है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ में अनुज अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर देता है। अनुज कहता है कि जिस तरीके से तुम मेरे साथ में ये सारी चीज़ें करती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उसी तरीके से, मेरे कुछ दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ भी तुम सो जाओ। अब ये बातें जैसे ही शोभा रानी सुनती है तो मानो जैसे उसके ऊपर बिजली सी टूट पड़ती है। शोभा रानी को समझ नहीं आ रहा था कि जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती है वो उससे ये किस तरीके की बात कर रहा है। हालांकि शोभा रानी इस काम को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और इसी बात को लेकर अनुज अक्सर शोभा रानी को प्रताड़ित किया करता था। हालांकि अनुज की जो प्रताड़ित करने की एक तरीके से जो आदत थी वो इस कदर बढ़ चुकी थी कि शोभा रानी की एक छोटी बहन होती है, उस बहन के साथ भी अनुज छेड़खानी किया करता था। और ये बातें शोभा रानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। शोभा रानी सीधा नजीबाबाद पुलिस थाने पहुंचती है और वहां पर पहुंचने के बाद में अनुज के खिलाफ जो वो कर रहा था सारे केसेस दर्ज कराती है। हालांकि अनुज को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद में अनुज जेल में रहने के बाद में जब बाहर छूट कर आता है तो सबसे पहली मुलाकात शोभा रानी से करता है। और शोभा रानी से मुलाकात करने के बाद में जो फोटोज़, जो वीडियोज़ उसने अपने मोबाइल में बना कर रखे थे वो उसको दिखाता है और दिखाने के बाद में कहता है कि देखो, जिस तरीके से मैं तुमसे कर रहा हूँ, जिस तरीके से तुमसे मैं कह रहा हूँ, वो सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। और अगर तुम मेरे कहे हुए तरह से कुछ भी नहीं करती हो तो फिर तुम्हारे जो वीडियोस, जो फोटोज़ मेरे पास हैं, उन वीडियोस को, उन फोटोज़ को मैं सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दूंगा। अब शोभा रानी जब अनुज की ये बातें सुनती है तो शोभा रानी को लगता है कि अब मेरे पास शायद कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अनुज जिस तरीके से भी कहता है शोभा रानी उसी तरीके से करती जाती है। लेकिन जैसे ही अनुज ये कहता है कि तुम्हें उसके दोस्तों के साथ सोना पड़ेगा, शोभा रानी इनकार करती है। ना कि इनकार करती है बल्कि विरोध भी करती है। जब शोभा रानी विरोध करती है तो उसके बाद में अनुज शोभा रानी की बड़ी ही बेरहमी के साथ में पिटाई कर देता है। लेकिन जैसे तैसे कर कर शोभा रानी सिचुएशन को हैंडल करती है। लेकिन उसके बाद में अनुज शोभा रानी की 9 साल की बच्ची के ऊपर भी नीयत खराब करने लगता है और उससे भी इसी तरीके की गंदी और भद्दी मजाक करना शुरू कर देता है। अब जैसे ये चीज़ें शोभा रानी देखती है तो उसको लगता है कि ये क्या हो रहा है। शोभा रानी सोचती है कि शायद अब वो कभी इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाए। शोभा रानी को ये भी एहसास होता है कि उसने अपने पति से लड़ाई झगड़ा कर कर उसका घर छोड़कर शायद सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब उसकी आगे आने वाली जो ज़िंदगी है वो उतनी आसान नहीं है और शायद अनुज ने उसकी ज़िंदगी में आने के बाद में उसकी ज़िंदगी को और भी बुरी तरीके से कलंकित और पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। शोभा रानी सोचती है कि क्यों ना वो अपनी ज़िंदगी की लीला ही समाप्त कर ले। लेकिन फिर अपनी 9 साल की बच्ची के बारे में सोचती है और जब बच्ची के बारे में सोचती है तो वहीं पर खामोश होकर रह जाती है। अब शोभा रानी के मन में तरह तरीके के सवाल चलते हैं। शोभा रानी ये भी सोचती है क्या उसकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आएंगी। शोभा रानी कभी कभी अपनी बेटी के बारे में भी सोचती, कभी अपने परिवार के बारे में भी सोचती और कभी अपनी ज़िंदगी के उस काले अध्याय के बारे में भी सोचती जो उसने अनुज के साथ शुरू किया था। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। उसके बाद में तारीख आ जाती है 28 अप्रैल साल 2026 और इसी 28 अप्रैल साल 2026 को अनुज जो था वो शोभा रानी के पास पहुंचता है और शोभा रानी के पास पहुंचने के बाद में कहता है कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूं कि आज तुम्हें कहीं बाहर का खाना खिलाऊं। हालांकि शोभा रानी अनुज के इस बात को जब सुनती है तो सुनने के बाद में इनकार कर देती है। लेकिन चूंकि अनुज शोभा रानी को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित भी करता था, धमकाता भी था, इसलिए आखिरकार शोभा रानी हाँ कर देती है। उसके बाद ये लोग एक कैफ़े में पहुंचते हैं, रात के समय खाना खाते हैं और उसके बाद रात्रि के वक्त ये लोग लौट रहे होते हैं। लेकिन जैसे ये लोग जुलाहापुर के बाहर जो जंगल है उसी जंगल में पहुंचते हैं, अनुज अपनी गाड़ी रोक देता है।
अनुज जब अपनी गाड़ी रोकता है तो गाड़ी रोकने के बाद में ये शोभा रानी से कहता है कि आज और इसी वक्त मैं तुमसे यहीं पर फिजिकल होना चाहता हूँ। अब जैसे ही ये बात अनुज कहता है तो शोभा रानी कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, हम लोग एक साथ तो ज़िंदगी गुजार ही रहे, घर चलेंगे, घर चलकर एक दूसरे से इत्मीनान से मुलाकात करेंगे। लेकिन अनुज अपनी ज़िद पर अड़ जाता है। शोभा रानी को आखिरकार अनुज की ज़िद के आगे मानना पड़ता है। उसके बाद जो अनुज था शोभा रानी को लेकर पास के जंगलों में जाता है और उसके बाद में वहाँ पर जाने के बाद में उससे वो सारी चीज़ें करता है जिस चीज़ की उसे ख्वाहिश थी। उसके बाद जैसे ही समय गुजरता है, अब ये लोग घर के लिए निकलने वाले होते हैं, अनुज फिर से शोभा रानी को रोकता है। रोकने के बाद में कहता है कि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत समय से ज़िद कर रहे हैं कि वो शोभा के साथ में इस तरीके की चीज़ें करना चाहते हैं। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं अपने दोस्तों को यहीं पर बुला लेता हूँ। अब जैसे ही ये बात शोभा रानी सुनती है, इनकार कर देती है। अनुज प्रताड़ित करता है। अब शोभा रानी को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। आखिरकार शोभा रानी मन ही मन ये सोच लेती है कि अनुज के पास में जो बैग है उसमें एक 315 का कट्टा रखा हुआ है और उसी कट्टे से वो अपनी जान दे देगी। लेकिन फिर इसके जहन में अपनी 9 साल की बच्ची का चेहरा आ जाता है, इसलिए ये उस बात को कैंसिल करती है। लेकिन अब ये सोचती है कि क्यों ना इसी कट्टे से वो अनुज का काम तमाम कर दे। उसके बाद में जो शोभा रानी थी वो मौके का इंतज़ार करती है और किसी तरीके से बातों में उलझा कर अनुज को ये उसके बैग से वो पिस्टल निकाल लेती है और उसके बाद में एक गोली सीधा अनुज के सर पे मार देती है। जैसे ही वो फायर अनुज की तरफ होता है, अनुज वहीं ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता है। उसके बाद में शोभा रानी उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर घर चली जाती है और बिल्कुल ऐसे रहने लग जाती है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं किया है। और अगले दिन यानी कि 29 अप्रैल साल 2026 को इसी जुलाहापुर गांव की कुछ महिलाएं जंगल में पहुंचती हैं, अनुज की डेड बॉडी को देखती हैं, चीख पुकार मचता है, बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस जब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है तो उससे ये शोभा रानी यही कहती है कि उसके पास में इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शोभा रानी अपनी बेटी को भी समझाते हुए कहती है कि बेटी, जो कुछ भी मैंने किया है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मैं तो जेल के अंदर जा ही रही हूँ, लेकिन तुम अपने आप को कभी अनाथ मत समझना, तुम अपनी मासी के साथ रहना। और अपनी बहन को भी समझाते हुए कहती है कि तुम कभी भी मेरी बच्ची को गलत रास्ते पर मत चलने देना, क्योंकि मैंने अपने पति को छोड़कर देख लिया और मैं कहाँ से कहाँ आ गई ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि शोभा रानी जितनी भी बातें बताती है उन बातों को सुनने के बाद में अनुज की जो वह सरोजा देवी होती हैं उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। बहरहाल शोभा रानी जो भी बातें बताती हो उसने क्राइम किया है और उसकी सज़ा शायद उसको सलाखों के पीछे रहकर देनी पड़ेगी। बहरहाल आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। बाकी कल के दिन आप लोगों के जो भी कुछ बेहतरीन से कमेंट्स हैं वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट थे इसमें रशपाल सिंह हैं, ये लिखते हैं क्या बात है सर। तो रशपाल सिंह जी मेरे भाई शुक्रिया। अहमद अली हैं, लिखते हैं गुड ब्रो, अल्लाह ब्लेस यू, आमीन। तो अहमद ब्रो जी शुक्रिया आपका। सैयद आदिल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, हिम्मत नहीं हारना है, बस लगे रहो, कामयाबी आएगी इंशाअल्लाह। तो सैयद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज सिंह हैं, लिखते हैं स्टोरी सुनाने के लिए धन्यवाद भैया जी आपका, बहुत जल्दी आप हिम्मत हार जाते हैं, ऊपर वाले पर विश्वास करो भाई जी। तो धीरज सिंह जी मेरे भाई तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। सरफराज सिद्दीकी हैं, लिखते हैं नाइस भाई, तो शुक्रिया। विनोद उपाध्याय लिखते हैं बहुत ही अच्छी कहानी है मलिक जी, और आपका काम करने का जो तरीका है वो अच्छा है, आप ऐसे ही काम करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो शुक्रिया मेरे भाई। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, बहन बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद मंसूरी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपका बैकग्राउंड बहुत ही प्यारा लग रहा है और आप भी बहुत प्यारे दिख रहे हैं माशाल्लाह। तो मेरे भाई इरशाद जी शुक्रिया आपका। सुल्त्यागी लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुल्त्यागी शाहना बुलंदशहर से सुनते हैं, तो शुक्रिया। नसीर अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहज भाई कैसे हैं आप। तो भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। नसीर अहमद आगे लिखते हैं मैं वो केस के बारे में नहीं सुना था किसी और से, इसलिए आपसे पूछा, खैर कोई बात नहीं। तो नसीर अहमद जी मैं उसकी अपडेट कमेंट्स में बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन उस कहानी को सुनाऊँ तो मैं कोशिश तो कर रहा था लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ने सुना दी है, एक तो चैनल वैसे ही डाउन है और डाउन जाएगा, तो इसलिए मैं उस कहानी को नहीं पकड़ रहा हूँ। बाकी दोस्तों आप लोग इस कहानी के बारे में जो भी सोचते हो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।